हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। जो लास्ट का वीडियो था हमने उसमें अक्षांश और देशांतर को समझ लिया था। इन अक्षांश और देशांतर को समझने के बाद आज हम बात करेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत में जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, आपकी जो मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से को गुजरती है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हों अक्षांश और देशांतर वाले, तो उन वीडियोस को देख लेना, क्योंकि उसके बाद ही आपकी यहाँ पे जो ये वीडियो है उससे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे मैं अक्षांश और देशांतर का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत का जो नामकरण है, भारत में इस भारत के क्या क्या नाम रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले जो हमारा प्राचीन काल में जो भारत का नाम था, भारत को आर्यवर्त या ब्रह्मवर्त कहा जाता था, क्योंकि जो है ये वैदिक आर्यों का निवास स्थान इसको माना गया था। तो उन आर्यों के नाम पर ही इसका नाम ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त पड़ा था। ठीक है, तत्पश्चात ऋग्वेदिक काल में आपने पढ़ा होगा कि 5 कबीले हुआ करते थे। उन 5 कबीलों में जो सबसे शक्तिशाली कबीला हुआ करता था भरत हुआ करता था। तो भरत कबीले के नाम पर इसका जो नाम पड़ गया वो भारत पड़ गया। ठीक है, इसके पश्चात आपको पता है कि हमारे देश में यूनानियों का आगमन हुआ था। तो यूनानी जो थे, जो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, सिंधु नदी को बेसिकली वो इंडस कहा करते थे। क्या कहा करते थे? इंडस कहा करते थे। तो इंडस के नाम से इसका नाम जो पड़ गया वो इंडिया पड़ गया। ठीक है, इसके बाद में ईरानी यानी हमारे यहाँ पे पारसियों का आगमन हुआ। तो पारसी जो आपके सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के पूर्वी भाग को, वो सिंधु नदी को कहने का मतलब यह हिंदू के नाम से बुलाते थे। तो हिंदू के नाम पर इसका नाम जो पड़ गया वो आपका हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध काल में इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, जिसको जम्बूद्वीप कहा जाता था। तो ये आपके कुछ प्रमुख नाम हैं। भारत के नाम कौन कौन से हो गए? ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त। ठीक है, आर्यों के आगमन से इसका नाम पड़ा था। इसके बाद में ऋग्वेदिक काल में जो कबीले हुआ करते थे, उन कबीलों के नाम पर इसका नाम जो है भरत कबीले के नाम पर भारत पड़ा। और जो इंडस यानी आपके जो यूनानी यहाँ पर आए थे, तो वो सिंधु नदी को इंडस बोला करते थे, उसके नाम पर इंडिया पड़ गया। ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा और हिंदू के नाम पर हिंदुस्तान पड़ गया। बौद्ध काल में जम्बूद्वीप भी इसको कहा जाता था। तो ये हो गई हमारे नाम की बातें। ठीक है, अगर हम बात करें भारत का की जो भौगोलिक स्थिति है, अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो इंडिया में इसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पर ये आपकी कंट्री है, ये आपकी पाकिस्तान है। ठीक है, ये नेपाल है। ठीक है, यहाँ पे आपका भूटान है। ठीक, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश है। तो इन सभी कंट्रीज़ को मिलाकर के इसको है भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप इन कंट्री को मिलाकर के इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम श्रीलंका, यहाँ पे जो श्रीलंका पड़ता है, ये वाला श्रीलंका, ठीक है, और इसके नीचे कुछ एक द्वीप पड़ता है जिसको कहते हैं मालदीव, को भी अगर हम सम्मिलित कर लें, श्रीलंका और मालदीव को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो इस पूरे कंट्री के जो समूह को दक्षिण एशिया का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको क्यों कहा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अगर इस पूरे क्षेत्र को सम्मिलित कर लेते हैं तो एक तरीके से ये अपना एक कॉन्टिनेंट सा बना लेता है, एक अपना सब कॉन्टिनेंट बना लेता है। तो इस पूरे क्षेत्र को मिला करके पाकिस्तान, नेपाल, आपका भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश को मिला करके जो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, इतनी बात हो गई। और बाकी अगर हम श्रीलंका और मालदीव को भी शामिल कर लेते हैं तो उस पूरे क्षेत्र को मिलाकर के हम क्या कहेंगे? दक्षिण एशिया कहेंगे या साउथ एशिया कहते हैं, क्योंकि साउथ में पड़ता है। आप देखो तो यहाँ पे देख रहे हो, या आपका कहाँ पड़ रहा है? ये साउथ में पड़ रहा है। ठीक है, साउथ में पड़ रहा है ये रीजन। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब हम बात करें कि भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो यहाँ पर हम बात कर लें कि भारत का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले देखें कि भारत है कहाँ पृथ्वी पर।
पृथ्वी पे जो भारत पड़ता है वो आपका अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब कहाँ, जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और ये मान लो कि हो गई प्रधान यामोत्तर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ पर कहीं अपना आपका भारत पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पड़ता है भारत, ये आपका इंडिया हो गया। तो अब आप मुझे बताओ इंडिया कौन से गोलार्ध में पड़ रहा है। तो इंडिया पड़ रहा है आपका उत्तरी गोलार्ध में। ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया कहाँ पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है। इसके अलावा पूर्वी देशांतर में पड़ रहा है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमारी पृथ्वी को 2 देशांतरों में बांटेंगे। इधर वाला होगा पूर्वी देशांतर, इधर वाला क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी देशांतर। ये आपका पूर्वी देशांतर है और ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। तो भारत जो है, भारत की जो स्थिति है वो आपकी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है, या उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में हम कह सकते हैं। ठीक है, यह देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति में होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, पूर्वी गोलार्ध में होता है। ठीक है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है इसका अक्षांशीय विस्तार। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से। हालांकि अक्षांश और देशांतर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखा तो वो 2 वीडियो जाके देख लीजिए पहले। देशांतरीय विस्तार इसका कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर है। अब देखो इसके बारे में समझते हैं क्या है वास्तव में। ये मैंने आपको बताया था कि भारत की जो स्थिति है वो आपकी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको मोटा मोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडिया। ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये आपकी हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और ये आपकी हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ से 0 डिग्री है, यहाँ से 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री आएगी, फिर 3 डिग्री आएगी, 4 डिग्री आएगी। इसी तरीके से अगर ऊपर बढ़ोगे तो जो भारत का नीचे वाला जो छोर पड़ता है, ठीक है, नीचे वाला जो छोर पड़ता है ये वाला, ये जो छोर पड़ता है भारत का, ये कितने डिग्री पर आता है, ये आता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट पे। कितने डिग्री पर आता है, 8 डिग्री 4 मिनट पे आता है इसका उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहाँ तक है ये आपका ऊपरी जो हिस्सा पड़ेगा ये पड़ेगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। इतनी बात क्लियर है। 84,376 ध्यान रखो, 84,376। ठीक है, तो निचला हिस्सा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो आपकी अक्षांश बढ़ता जाएगा। कहाँ तक होगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कैसे पढ़ेंगे उसको, पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ोगे ऐसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि दोनों जो अक्षांश आ रहे हैं वो आपके उत्तरी अक्षांश में ही आ रहे हैं, तो उसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई अक्षांश की बात। अब हम बात कर लें देशांतर की। देशांतर की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो ये आपका ये है 0 डिग्री देशांतर, फिर ये होगा 1 डिग्री देशांतर, फिर 2 डिग्री देशांतर, फिर 3 डिग्री देशांतर। ऐसे ही आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पर आपका आएगा ये वाली जो रेखा आएगी, ये रेखा, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रेखा आपकी आएगी, ये वाली, ये जो रेखा आएगी ये होगी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर की, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर की। ऐसे आप आगे बढ़ोगे 69, 70, 71, 72, 73, ऐसे बढ़ते जाओगे तो ये जो आएगी आपकी रेखा, लास्ट वाली जो लाइन आएगी, एक मिनट इसको रब कर दूँ, है ना, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ये जो आएगी ये वाली लाइन, ये जो लाइन आएगी, ये वाली जो लाइन होगी ये, ठीक है, ये जो लाइन होगी सिंगल लाइन है ये, हालांकि डबल बहुत ज़्यादा बना दी मैंने, लेकिन ये सिंगल लाइन है।
ये आपकी कितने की होगी, ये आपकी होगी 97 डिग्री 25 मिनट की। अब देखो यानी इसका जो देशांतरीय विस्तार हुआ वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्यों पूर्वी देशांतर? क्योंकि ये पूर्वी देशांतर में पड़ता है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ोगे, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये आपके हो गई अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एक चीज़ है कि इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ से लेकर के ये इसका अगर हम देखें पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु ये रहा, ये सबसे ईस्ट में है, ये आपका वेस्ट में है, ये आपका नॉर्थ में है, और इधर होगा आपका साउथ, इधर कहीं साउथ होगा। तो इसका जो साउथ माना गया है वो आपका ये माना गया ग्रेट निकोबार वाली स्थिति है, ये आपका माना गया साउथ, ठीक है। ग्रेट निकोबार, क्योंकि यहाँ पर भारत के द्वीप कुछ फैले हुए, अंडमान निकोबार के द्वीप फैले हुए हैं, जिसकी अंतिम स्थिति जो है वो आपकी ग्रेट निकोबार में पड़ती है, ठीक। तो हम इनके पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदुओं के कुछ नाम हैं, तो उन्हीं नाम के बारे में हमें जानना है। पूर्वी बिंदु का जो नाम है उसको कहा जाता है आपका किबिथु। क्या कहा जाता है? किबिथु कहा जाता है। पश्चिमी बिंदु का जो नाम है वो आपका गुजरात में पड़ता है, या आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसको कहा जाता है गौर माता। क्या कहा जाता है? गौर माता कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो उत्तरी बिंदु है वो आपका इंदिरा कौल कहलाता है, इंदिरा कौल कहलाता है। इसके अलावा जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना, यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ पड़ता है ग्रेट निकोबार में। इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है लगभग 6 डिग्री 45 मिनट की है, ठीक है। किसकी? आपके दक्षिणतम बिंदु की। कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। 4 बिंदु हमने ले लिए। पूर्वी बिंदु को किबिथु कह दिया, पश्चिमी बिंदु को गौर माता कह दिया, गुजरात में है। इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है, और इंदिरा पॉइंट जो है नीचे वाला, ये आपका पड़ता है ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार का एक भाग है। इतनी बात क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, पूर्वी बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया, इन दोनों के बीच की एक दूरी होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी होगी, इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा होगी। तो इनके बीच की दूरी को, या इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं पूर्वी पश्चिमी गलियारा। क्या कहते हैं? पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ठीक है। तो इसकी जो आपकी दूरी है वो आपकी पड़ती है 29-33 किलोमीटर। कितनी पड़ती है? 29-33 किलोमीटर पड़ती है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम बात करें उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई पड़ती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की, तो ये आपकी पड़ती है 32-14 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है। तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक की जो लंबाई हो गई वो आपकी हो गई कितनी? 29-33 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 32-14 किलोमीटर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो एरिया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, समझ में आया? यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे भारत जो है विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो ध्यान रखना, भारत विश्व का
7वां बड़ा देश है, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब बात आती है कि भाई 6 देश कौन कौन से हैं अलग अलग, तो यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ। पहला देश है आपका रशिया, पहला देश है रशिया। दूसरा है कनाडा। तीसरा है यूएसए। चौथा है चाइना। पांचवा है ब्राज़ील। 6 है ऑस्ट्रेलिया और 7th हो गया इंडिया। तो ये आपके 7 बड़े देश हो गए, यानी भारत का जो स्थान है वो आपका 7वां स्थान है। ठीक है, और ये जो है अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व के समस्त क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है इंडिया का, तो ये ध्यान रखना 2.43% है। सब विश्व के क्षेत्रफल का जो कुल क्षेत्रफल है भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। ध्यान रखना है ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हम इसको एक बार अभी रब कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखो एक चीज़ हमें और बात करनी है। यहाँ पर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है वो आपकी गुजरात से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है। तो गुजरात से स्टार्ट होगी तो ये आपकी जो है स्थलीय सीमा है, ये वाली। एक मिनट, ये जो है ये आपकी क्या हो जाएगी? स्थलीय सीमा हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये आपकी क्या है? एक स्थलीय सीमा है। तो इस स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? वो आपकी है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें यहीं पे भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये आपकी जलीय सीमा हो गई, ये वाली। देखो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी जलीय सीमा हो गई यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपकी जलीय सीमा। ये तो आपका बांग्लादेश हो गया, यहाँ तक आपकी क्या हो गई? जलीय सीमा हो गई। ठीक है, ये आपकी जलीय सीमा हो गई। अब इसकी कितनी है लंबाई? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है आपकी, देखा जाए तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, तटीय सीमा की। और इसके यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप भी है, जैसे यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, ये आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर के कुल तटीय सीमा यानी कुल जलीय सीमा कितनी हो जाएगी? तो वो आपकी हो जाएगी 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो बात की जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, जलीय सीमा की लंबाई देखा जाए अगर द्वीपों को छोड़ करके, तो द्वीपों को छोड़ करके 6100 किलोमीटर है। द्वीपों को अगर सम्मिलित कर लिया जाता है तो 7516 किलोमीटर हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, देखो यहीं पर हम एक बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कर्क रेखा है आपकी वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। सेम अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ आ जाओगे तो उसको हम मकर रेखा कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 23.5 डिग्री, तो ये जो आपकी रेखा है कुछ इस तरीके से गुजरती है। ठीक है, इस तरीके से जाती है ये, इस तरीके से। तो किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? वो आपका जो पहला राज्य है यहाँ पे मैप में देख लोगे आप, गुजरात पड़ेगा। दूसरा क्या पड़ेगा? आपका मध्य प्रदेश पड़ेगा। फिर आपका क्या पड़ेगा? छत्तीसगढ़ पड़ेगा। फिर आपका क्या पड़ेगा? झारखंड पड़ेगा। फिर आपका क्या पड़ेगा? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल पड़ेगा। फिर आपका क्या पड़ेगा? त्रिपुरा पड़ेगा। फिर आपका क्या पड़ेगा? मिजोरम पड़ेगा। ये आपका त्रिपुरा है और ये आपका मिजोरम है। तो ये कितनी स्टेट्स हो गए? कितने स्टेट्स हो गए? तो ये आपके हो गए गुजरात, हाँ यहाँ पे एक आपका राजस्थान भी रह गया है। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला करके 8 राज्यों से होकर के गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। 8 राज्यों के मैप में आपको ध्यान रखना, अगर मैप में आपको स्टेट्स याद होंगे तो आप भूलोगे नहीं। तो ध्यान रखना, गुजरात राजस्थान का हिस्सा आ जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करें इसी तरीके से एक हमारी होती है भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की अगर मानक समय रेखा के बारे में हम बात करें तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर की रेखा होती है, वो आपकी भारत की मानक समय रेखा होती है। तो वो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी स्टेट से होकर के गुजर रही है, तो वो आपकी यूपी से होकर गुजरेगी। एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ना थोड़ा सा क्षेत्र आ जाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, फिर आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आ जाता है, छत्तीसगढ़ का, फिर उड़ीसा का आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश का आ जाता है। तो कुल मिलाकर के 5 स्टेट से होकर के गुजर रही है। ठीक है, 5 स्टेट से होकर के गुजर रही है आपकी भारत की मानक समय रेखा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो आपकी जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर के गुजर रही है। कौन कौन से हो गए आपके? पहला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैप पे देख सकते हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और यूपी में किस स्थान से होकर गुजर रही है? तो यूपी में नैनी नामक स्थान पड़ता है एक प्रयागराज में, तो वहाँ से होकर के ये रेखा गुजरती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो वही चीज़ लिखी है पूरी कि भारत का जो विस्तार है वो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध दोनों में है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध की हम बात करेंगे आगे जब हम आपको कटिबंधों के बारे में पढ़ाएंगे। तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, सब हम बात कर चुके हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे हम बढ़ते हैं। यह रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर के गुजरती है। ये आपका राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएएस जो आप रीट की परीक्षा देते हैं या कोई राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमें अपने इंडिया के बारे में, यानी आप हमारा जो अगर ऐसे देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ये आपका यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक देशांतर चुना गया है, जो हमें भारत का मानक समय प्रदान करता है। मानक समय रेखा के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो आप देख सकते हो मेरा देशांतर वाला वीडियो। भारत का जो मानक समय जो होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे होता है। ये मैं बता चुका हूँ क्यों आगे होता है, ये भी बताया मैंने। समझ रहे हो बात को? ध्यान रखना। 82.5 पूर्वी देशांतर जो होता है आपका वो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। 82.5 डिग्री में निकालोगे तो आपके 5 घंटे 30 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं सब बता चुका हूँ, डिटेल में बताया है। ठीक, भारत की मानक समय रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है और भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं वैसे देखा जाए कि भारत का जो मोस्टली उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वो आपका हिमालय रीजन से घिरा हुआ है। ठीक है, हिमालय रीजन से घिरा हुआ है। ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा, यहाँ से यहाँ पे आपको पूरा हिमालय मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैप में देख रहे होगे आप, भारत जो है अपनी रेखाएं कौन कौन से, अपनी सीमा कौन कौन से देश के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका पहले नंबर पे हो गया पाकिस्तान। ठीक है, पहले नंबर पे कौन हो गया? आपका पाकिस्तान हो गया। ठीक, सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो ये आपका चाइना आ जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका नेपाल, फिर आपका भूटान आ जाएगा, फिर आपका म्यांमार आ जाएगा। ये वाला हिस्सा कौन सा है? म्यांमार है। ये आपका चौथा है, ये 5वां हो गया। 6 नंबर पे कौन सा आ जाता है? आपका बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो ये आपका श्रीलंका यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, श्रीलंका पड़ता है और एक मालदीव भी पड़ता है। तो ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए? एक तो पाकिस्तान हो गया। हाँ, यहाँ पे देखो अफगानिस्तान भी इसका एक पड़ोसी देश है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और आपका बांग्लादेश। ठीक है, और नीचे हो गया आपका श्रीलंका। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? आपके 8 देश हो गए। इन 8 देशों के साथ में जो आपका भारत है वो आपकी सीमा बनाता है।
अब बात करें कि इन 8 देशों में सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है वो आपकी बांग्लादेश के साथ करता है। ध्यान रखना किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है। ये जो आपका दिख रहा है ये वाला क्षेत्र है जो, ये आपका बांग्लादेश है, तो इसके साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ। उसके बाद किससे करता है, चीन के साथ करता है। बात करें बांग्लादेश का कितनी सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर करता है, और चीन के साथ आपका 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन के बाद अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के बाद अगर हम देखें तो नेपाल के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है। तो अगर सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम करता है आपका अफगानिस्तान के साथ। कितनी करता है सबसे कम, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा को वो क्या करता है, साझा करता है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो स्थलीय सीमाएं की अगर हम बात करें तो स्थलीय सीमाओं की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, बता चुका हूँ। ठीक है, कौन कौन से आपके देश के साथ सीमा साझा करता है ये भी मैं बता चुका हूँ। और सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है, लगभग 4096 किलोमीटर है। और अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है जो कि 106 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पाकिस्तान वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात करें बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारत के स्टेट्स है जो सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ 4096 की सीमा साझा कर रहा है जो कि लगभग 15,200 का 27% है। भारत के साथ 5 राज्य, यानी भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये आपका हो गया बांग्लादेश। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका बांग्लादेश है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका बांग्लादेश हो गया। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको शो करूँगा। यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है, थोड़ा पेन चेंज कर लूँ। वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेघालय देखो हो गया दूसरे नंबर पे, मेघालय हो गया। ठीक है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये सही है, दूसरे नंबर पे हो गया मेघालय। इधर देखो त्रिपुरा के साथ साझा कर रहा है। ठीक है, और ये हिस्सा देखो ये वाला, ये चौथे नंबर पे क्या हो गया, मिजोरम। मिजोरम देखो ये सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये वाला देखो, ये भी देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन जो दिख रहा है आपका वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ देखो ये मिजोरम भी सीमा साझा कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा असम का भी आ रहा है, तो ये असम का हिस्सा भी यहाँ पे आ रहा है। तो 5 हो गए, कौन कौन से हो गए, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 स्टेट्स हो गई जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रही हैं। ठीक है, और बांग्लादेश से स्पर्श करते हुए सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है, पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन सा है, त्रिपुरा है। और यह सीमा पूरी तरीके से मानव निर्मित है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को विभाजित करती है। बात कर लें कि चीन भी हमारे देश के साथ सीमा बनाता है, क्योंकि पड़ोसी देश है तो सीमा बनाई गई। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक सीमा है और भारत की दूसरी लंबी सीमा है। वैसे तो सबसे अधिक लंबी सीमा किसकी है, बांग्लादेश की है। इस सीमा को भारत के 5 राज्य, कौन कौन से राज्य हैं, वो आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। देखो यहाँ पर देखते हैं, ये रहा आपका चाइना, ये चाइना रहा। तो सबसे पहले आप देखो जम्मू कश्मीर, ये हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर का हो गया, ये वाला लद्दाख में अब आ गया, हालांकि लद्दाख बन गया, पहले जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर हो गया, अब लद्दाख में आ गया है। ठीक है, तो लद्दाख हो गया यानी जम्मू कश्मीर हो गया। फिर उसके बाद देखो ये वाला हिस्सा जो हो गया, दूसरा वाला उत्तराखंड हो गया। ठीक है, सॉरी ये हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर तीसरा हो गया उत्तराखंड। फिर आपका अगर हम देखें
तो चौथा यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे चौथा आपका आ जाएगा सिक्किम। देखो ये आपका है सिक्किम, ठीक है, ये आपका सिक्किम के साथ भी देखो सीमा बना रहा है, ठीक है। फिर आपका ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके कितने हो गए, ये आपके 5 राज्य हो गए जिसके साथ चीन सीमा बना रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला क्या है, जम्मू कश्मीर, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, फिर यहाँ पे आ जाता है सिक्किम और यहाँ पे क्या आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके 5 स्टेट्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा कौन कौन बनाता है, तो भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है वो आपका जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात राज्य की सीमा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर थोड़े से पॉइंट मिस हो गए थे कि भारत और चीन के बारे में देखें तो इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। भारत चीन की पूर्वी सीमा का विस्तार भूटान के पूर्वी छोर से तालु दर्रे के निकट भारत तिब्बत म्यांमार संधि तक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। फिलहाल ये देखो कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ बना रहा है, सर्वाधिक सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान सीमा की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान, पंजाब, गुजरात की सीमा इसके साथ बनती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं। ऐसे हम देखें भारत और नेपाल की सीमा, वो भी 5 राज्यों के साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। और भारत म्यांमार की सीमा 4 राज्य के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये क्या करते हैं, म्यांमार को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे मैप में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लोगे इस मैप में, ये आपका इंडिया है और ये आपका पाकिस्तान है। यहाँ पर देखो पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब, ठीक है, और आपका तीसरा है आपका राजस्थान। एक स्टेट और रह गया अभी, गुजरात, ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया। तो 4 यहाँ के स्टेट हैं जो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। अगर हम यहाँ पे नेपाल की बात करें तो नेपाल भी जो है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। इसके अलावा देखें तो हिमाचल प्रदेश के साथ भी, आपके पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। तो 4 ये हो गए, 5वां क्या है, सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। ये आपके नेपाल के बारे में बात हो गई। अगर हम बात करें म्यांमार, तो म्यांमार आपका देखो ये आपका है म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार आपके 5 स्टेट्स के साथ सीमा बनाता है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश पहला, दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, ये नागालैंड है। फिर आपका ये मणिपुर हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा मिजोरम। तो ये आपके 4 स्टेट्स के साथ सीमा बना रहा है आपका, क्या कौन बना रहा है, म्यांमार बना रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत और भूटान की सीमा के बारे में बात करें तो भारत और भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भूटान भारत की, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लंबाई किसके साथ है, असम के साथ है। और भारत अफ़गानिस्तान की बात करें तो ये सबसे कम सीमा बनाता है भारत अफ़गानिस्तान के साथ। और भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, मतलब आपका जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, वो आपका अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैप में यहाँ पे लगाया है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत भूटान के साथ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं भारत के। तो आप ये देखोगे, पहला तो आपका असम हो गया, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल भी, यहाँ का जो पश्चिम बंगाल भी है वो भी आपके साथ क्या करता है, सीमा बनाता है भूटान के साथ। और सिक्किम भी आपके भूटान के साथ सीमा बनाता है। तो 4 हो गए स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। यानी नेपाल और इसके अलावा भूटान, ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि हमें पता नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कुछ एक तरीके से रिवीजन यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक सीमा रेखा, जैसे हम शून्य रेखा कहते हैं। बाकी सीमा से जुड़े हुए राज्य जो भी हैं मैं बात कर चुका हूँ, बस रेखा के बारे में बात करूँगा। चीन के साथ भारत की एक रेखा है जिसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं।
पाकिस्तान के साथ एक रेखा है जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेपाल के साथ एक रेखा है जिसे भी हम क्या कह देते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। म्यांमार के साथ है जिसे इंडो वर्मा बैरियर कहते हैं। भूटान के साथ ऐसी कोई रेखा का नाम नहीं दिया गया। अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा है। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, अब हम बात कर लें जलीय सीमा के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जलीय सीमा जो है वो आपकी 6100 किलोमीटर है। ठीक है, मैंने मैप में बताया था। ये जो आपका भाग पड़ता है, ये वाला जो भाग पड़ता है, ये आपका जलीय भाग पड़ता है जो गुजरात से स्टार्ट होता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और ऐसे ही आपका कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपके स्टेट्स जो होते हैं ये आपके जलीय स्टेट्स हैं, जलीय राज्य हैं और ये आपकी जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो 6100 किलोमीटर बनाते हैं। बाकी अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपों की भी सीमा को सम्मिलित कर लें तो लगभग 7516 किलोमीटर की तटीय सीमा बनती है। ठीक है, और इस मुख्य भूमि की तटीय सीमा के कुल 66 जिले और 9 राज्य स्पर्श करते हैं। ये तो 9 राज्य बता दिए मैंने, यहाँ पर जो बताया था ना, गुजरात, मुंबई, गोवा, फिर आपका कर्नाटका, फिर केरला, तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये बताए थे। तो ये 9 तो स्टेट्स हो गए। स्टेट्स के अलावा इनके जो ज़िले हैं वो आपके कितने ज़िले हैं, 46 ज़िले हैं। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश और उसके 4 जलीय जो ज़िले हैं केंद्र शासित प्रदेशों के, वो तटीय सीमा बनाते हैं। और सबसे अधिक तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो कौन सा है, आपका गुजरात है। सबसे कम किसकी है, तो ऑब्वियस सी बात है गोवा की ही होगी। ठीक है, और इसके बारे में हम और डिटेल में कल बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। दोनों पार्ट में मैं मैक्सिमम इसका इंडिया का जो भौगोलिक स्थिति है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपके हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जो पर्वतीय क्षेत्र है। फिर उत्तर विशाल मैदान है, भारत का पठारी क्षेत्र है, तटीय मैदानों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप सुपर टेट दे रहे हो, चाहे यूपी टेट दे रहे हो, चाहे लेखपाल दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।